चुनाव प्रचार को धार देने मसूरी पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा कांग्रेस देश और राज्य में हर अच्छे कार्य का विरोध करती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। आज हरिद्वार के लक्सर में प्रचार करेंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में करेंगे प्रचार। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा उत्तराखंड की जनता ने बदलाव का मन बनाया, कांग्रेस सत्ता में फिर करने जा रही वापसी। चार धाम के पंजीकरण कराने के लिए आज से खुली वेबसाइट। 2 घंटे में 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। 10 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। सीधा रुक करेंगे देहरादून का, जहां से हम पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बताते हुए आप सबको की खुशी है कि हमने उत्तराखंड के अंदर एक बहुत कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में पहले ही हम बना चुके हैं और उसके कारण से आज प्रदेश के अंदर हजारों हजार लोगों को, पिछले 2 सालों में हजारों हजार लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की हैं और वो सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं, पारदर्शिता के साथ हुई हैं, बिना पेपर लिख के हुई हैं। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को आज नौकरी में आने का अवसर प्रदान हुआ है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका दीदी रामनगर और 1-2 स्थानों पर उन्होंने सभाएं की थी, तो मैं उनकी सभाओं को जो समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हम पेपर लीक में कानून बनाएंगे। मैं आज आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो उनको स्पीच लिखकर दी होगी, वो 6 महीने या 1 साल या 2 साल पुरानी कोई स्पीच होगी, उसको ही उन्होंने यहाँ दोहरा दिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम सख्त नकल का अध्यादेश लेकर आ गए हैं, जिसकी आज सर्वत्र चर्चा है और उसके लागू होने के बाद किस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हमारे प्रदेश की बनी है। यहाँ जो नकल माफिया हावी होते थे, नकल का जो अपराध होता था, गरीब माता पिता का हक, बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, वो सारा का सारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। सबके अंदर एक आशा विश्वास का संचार पैदा हुआ है और जो पहले भी इनमें चयन के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेते थे, जिनका नंबर नहीं आता था, उन्हीं का नंबर अब एक साथ 3-3, 4-4 और 5-5 प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर चयन का अवसर उन सबको मिल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना का इस संकल्प पत्र में विस्तार का लक्ष्य रखा गया है और हम पहले से ही एक जनपद 2 उत्पाद योजना चलाकर प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की भी इसमें गारंटी दी गई है, जिसके कारण से आप सभी जानते हैं कि बार बार चुनाव होने के कारण से अनेक बार आचार संहिताएं लगती हैं, अनेक बार उसमें काफ़ी साधन लगते हैं, धन लगता है, उन सब की समय की बर्बादी होती है। बार बार आचार संहिता लगने से काम बाधित होते हैं, तो निश्चित रूप से इससे भी विकास को गति मिलेगी। सीए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस संकल्प पत्र में संकल्प लिया गया है, जो पहले ही देश के अंदर ये एक्ट लागू हो चुका है और इसके लागू होने से मैं कल उधम सिंह नगर जनपद और पीलीभीत जनपदों में 2 जनपदों में गया था और वहाँ मैंने वैसे ही जानकारी की थी। तो जानकारी करने पर एक बात सामने आई, पीलीभीत जनपद में जहाँ मैंने कल 3 सभाओं में भाग लिया था, वहाँ अभी बंगाल से आए हुए जो 1971 में जब विभाजन हुआ था, बांग्लादेश बना था, तो 55,000 लोग अभी वहाँ पर सदस्य हैं, मतलब बंगाली समाज के जो वोट करते हैं। इसके बाद इसकी संख्या 1,10,000 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर में खटीमा, सितारगंज, नानकमता, दिनेशपुर, रुद्रपुर, किच्छा, इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में
बंगाल से आए हुए विस्थापित भाई निवास करते हैं, उन सब को भी बहुत बड़ा लाभ इस कानून के लागू होने से मिल जाएगा। और जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीड़ित होकर भारत आए हैं, उन सबको भारत की सुविधाएं मिल पाएंगी, सम्मान से जीने का अधिकार मिल पाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों को विकास को गति देने के लिए भी कई योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। निश्चित रूप से इस संकल्प पत्र में पहाड़ी क्षेत्र के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमेशा उत्तराखंड जैसे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनका विकास उनकी प्राथमिकताओं में रहा है। इससे इको टूरिज्म बढ़ेगा, मास्टर प्लान बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ में कनेक्टिविटी पर भी इसमें जोर दिया गया है। पर्यटन के लिए जो थीमेटिक सर्किट का विकास किया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे हमारे सीमांत के जो क्षेत्र हैं उन सीमांत क्षेत्रों में संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव भी होगा। प्राकृतिक सौंदर्य वाले क्षेत्रों में इको टूरिज्म शुरू किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, दिव्य काशी और भव्य काशी बनकर तैयार हो गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसी प्रकार से अन्य धार्मिक कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। इसकी हमने उत्तराखंड में पहले ही हम इस संकल्प के साथ अपने को आगे बढ़ाएंगे, जहां हम हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर बनाएंगे और यमुना जी पर कालसी के पास हरिपुर घाट का नवनिर्माण का काम भी हमने शुरू कर दिया है और माँ पूर्णागिरी के धाम टनकपुर में शारदा कॉरिडोर हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। इस संकल्प के साथ हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे। संकल्प पत्र में मेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर भी प्रोत्साहन पर जोर दिया गया है और हमें खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में देहरादून में उन्होंने यहीं पर हम सब के बीच में कहा था कि बेडिंग डेस्टिनेशन और बेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान कहीं है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। तो ये संकल्प पत्र हमको और मजबूती हमारे बेडिंग डेस्टिनेशन को भी देगा। गरीब कल्याण की गारंटी इसमें सुनिश्चित की गई है। जो मुफ्त राशन योजना है जो कोरोना महामारी में प्रारंभ की गई थी, उसको 2029 तक विस्तार दिया गया है, 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ मकान देश के अंदर बन चुके हैं। 3 करोड़ और मकान बनाने की भी गारंटी दी गई है। आयुष्मान भारत योजना में हमारे यहाँ वैसे तो पहले से ही 70 जितने भी लोग हैं सभी को अटल आयुष्मान में आच्छादित किया गया है, लेकिन देश के लिए 70 वर्ष से ऊपर के हर वर्ग के बुजुर्गों को इसके दायरे में लाया जा रहा है। संकल्प पत्र में उज्ज्वला योजना में जो 10 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं, इस योजना को आगे भी विस्तार दिया जाएगा। हर घर नल जल योजना जारी रहेगी। हर गांव, कस्बे और शहर में स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा। पीएम सूर्यधार योजना से बिजली बिल को जीरो करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में वृद्धि की जाएगी। 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ निरंतर जारी रहेगा। फूड प्रोसेसिंग हब बढ़ाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में विशेष मदद मिलेगी। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए पक्के घर, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम उत्तराखंड के अंदर लागू कर चुके हैं, हर नागरिक को हाई क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करने का भी इस संकल्प में संकल्प लिया गया है। ये संकल्प पत्र भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की गारंटी है। 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी हमारे देश को मिली है और उसको पूरी तरह से खेल के क्षेत्र में भी देश को जिस प्रकार से आज दुनिया में स्थान मिला है, ये संकल्प पत्र उसको और मजबूती प्रदान करता है कि खिलाड़ियों के लिए हम आगे चलकर और प्राथमिकताओं से काम करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप टूरिज्म, खेलों के जरिए लाखों जो रोजगार है उसके सृजन की भी इसमें इस संकल्प पत्र में उसको प्रस्तुत किया गया है। साथ में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में
3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। एक पहले 2 लाख का था, पहले 2 करोड़ का था, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ और आगे बढ़ाने का काम किया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नारी तू नारायणी है, इसको साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम किया गया है। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनके स्मरण में रामायण उत्सव मनाया जाएगा और अयोध्या में अनेक कार्य अभी शुरू हो गए हैं। वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ पर अन्य सुविधाएं, पार्किंग से लेकर आवास, अनेक सुविधाएं हो रही हैं। उसमें और चीज़ों को विस्तार दिया जाएगा। भारत योग का आर्टिफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। विश्व भर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है उसको विश्व में ले जाने का काम है। सुरक्षित भारत की गारंटी, जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है, इस संकल्प पत्र में उसको मजबूती से देश के सामने रखा गया है। सीमाओं पर जो पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप सबको पता होगा कि एक समय था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार को धार देने के लिए मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम का बहाना बनाती है। आदरणीय नड्डा जी पूरे देश के अंदर आज 18 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन आपके माध्यम से होता है। आपके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में सरकार में है या सहयोगी दलों के साथ उन राज्यों की सरकारों का संचालन कर रही है। ऐसे महान संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप काम करते हैं और आपसे हम सब कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है कि कितनी सहजता से, सरलता से और शालीनता से एकदम ऐसा लगता नहीं है कि आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष हैं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से सादगी और सरलता की एक प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मैं देवभूमि आगमन पर आपका स्वागत इसलिए करता हूं कि आप हमारे ही पड़ोसी राज्य हिमाचल से, वो भी देवभूमि है और इस देवभूमि में पधारे हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा के चरण के हमारा पहले चरण में मतदान होना है और 19 अप्रैल को हम लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। हम सबको योगदान देना है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को हम सबको सहयोग करना है। मैं यहाँ आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे बदला। आपने देखा नेतृत्व का कितना बड़ा असर होता है। कोरोना तो दुनिया में आया, लेकिन अमेरिका के लोग फैसला नहीं कर सके कि अर्थ जरूरी है कि मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई देश के नेता ये तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है। और इसीलिए वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाए कि नहीं लगाए, इसके बीच में झूलते रहे।
हरिद्वार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संबोधन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में सैनिकों के सम्मान और महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस की लंबे समय तक देश में सरकार रही तब उन्हें सैनिकों और महिलाओं का ख्याल क्यों नहीं आया। वहीं सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। वही कांग्रेस है जो आज सैनिकों के सम्मान की बात कर रही है। 1996 से पहले जब कांग्रेस की सरकारें देश में होती थी, क्या सैनिकों के सम्मान की इनको याद नहीं आई? ये एक काला बक्सा, काला कंबल, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड लेकर के शहीद सैनिक के घर भेजते थे। इनको याद आया नहीं आया? जो हमारा सबसे धार्मिक और सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार में हर की पहाड़ी है, उसको इन्होंने एक शासनादेश निकाल करके नहर का स्वरूप दे दिया। इन्होंने कहा साहब ये तो नहर है। राउत जी ने 4 दिन पहले कहा कि मैंने जुम्मे के नमाज का कोई वो जारी नहीं किया था। राउत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे की उनको वो छुट्टी मिलनी चाहिए। नहीं, सजा तो जनता देगी, सजा तो जनता मन बना चुकी है। 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 70% से अधिक मतों से जीतने जा रही है। ये उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र, खासतौर पर संविधान खतरे में है। संविधान विरोधी ताकतें संविधान को खुर्द-बुर्द करना चाहती और ऐसे में बाबा भीमराव अंबेडकर की आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा। उन्होंने कहा कि यदि देश और लोकतंत्र को बचाना है तो 2024 के चुनाव में भाजपा को हराना जरूरी है। साथ ही यह भी कहा कि ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक चुनाव है, बल्कि ये चुनाव संविधान की रक्षा का चुनाव भी है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला संविधान दांव में लगा हुआ है, क्योंकि जो ताकतें आज सत्ता में हैं वो भारत के संविधान को अपनी मनमानी के रास्ते में बाधा मानते हैं। उनकी संरक्षक संस्था भी इसको बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है और समय समय पर आरक्षण के खिलाफ वो कहते रहे हैं। तो आज आरक्षण भी खतरे में है। तो ऐसे समय में 2024 में उन सारी ताकतों को, शक्तियों को एकजुट होना चाहिए जो भारत के संविधान में यकीन करते हैं, जो आरक्षण में यकीन करते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय में यकीन करते हैं। और मैं समझता हूँ ये चुनाव सामाजिक न्याय की शक्तियों बनाम मनुवादी ताकतों के बीच में होने जा रहा है और वो मनुवादी ताकतें एक बार फिर पराजित होंगी। उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में 75% से अधिक संख्या में मतदान कराने के लिए उत्तराखंड चुनाव आयोग लगातार कड़े प्रयास कर रहा है, जिसके तहत चुनाव आयोग ने अब गर्भवती महिलाओं को मतदान के लिए पोलिंग बूथ तक लाने के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उन गर्भवती महिलाओं की मैपिंग की गई है जिन्हें मतदान के दिन टोली की जरूरत होगी। माताएं हैं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन सभी की मैपिंग की गई है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में विशेष रूप से कौन सी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिन्हें डोली की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ जैसा कि बूथ वाइज हेल्थ मैनेजमेंट प्लान भी जो बनाया गया है, उसमें नजदीकी जो 108 एम्बुलेंस है उसके वाहन चालक का नंबर शेयर करते हुए भी व्यवस्था ये की जा रही है कि जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो कि मतदान करने के लिए केंद्र पर आएंगी, उनको यथासंभव सारी सुविधा दी जा सके, उनके घर से लेकर के रोड हेड तक एम्बुलेंस के माध्यम से, और उसके बाद जो कि वैसा होता है कच्चा रास्ता, वहां पर डोली के माध्यम से उनकी व्यवस्था की जा सके। जो डोलीज हैं वो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध रहती हैं। ये NRHM में भी इसकी व्यवस्था है। उसी के जरिए सभी जो DEOs हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने उसको मैप करते हुए अपनी व्यवस्थाएं कर ली। देहरादून में STF की टीम ने मुद्रा लोन योजना के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। SSP आयुष अग्रवाल ने बताया कि दोनों आरोपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के निवासियों को मुद्रा लोन दिलवाने के नाम पर साइबर ठगी करते हैं, जिसका मुख्य आरोपी दीपक राज शर्मा पूर्व में भी फर्जी कॉल सेंटर चलाता था और अभी PM मुद्रा लोन के तहत लोगों से ठगी करता था। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद आरोपी से 13 मोबाइल, 7 ATM कार्ड, 7 SIM कार्ड, आधार कार्ड और कई लाखों रुपए बरामद किए गए हैं।
एसटीएफ और साइबर क्राइम की टीम है, इनके द्वारा एक मुद्रा लोन योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जिनके कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स, पासबुक इत्यादि बरामद किए गए थे। और इनसे जानकारी करने पर, पूछताछ करने पर ये सामने आया था कि ये लोगों के द्वारा मूल रूप से सदर्न स्टेट्स, आंध्रा, तेलंगाना आदि के लोगों को फ़ोन करके और मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिलाने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी की जा रही है और लाखों रुपए की धोखाधड़ी प्रतिदिन इनके द्वारा की जा रही थी। इसमें जो मुख्य सरगना था वो उस समय पर फरार हो गया था। इसको हमारी टीम के द्वारा वृंदावन से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम दीपक राज शर्मा है और ये मूलतः सुल्तानपुर यूपी का रहने वाला है। इसके कब्जे से भी बड़ी संख्या में मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों का मोर्चा चुनावी मैदान में उतार दिया है और सभी लोकसभा क्षेत्रों में उनकी सभाओं के कार्यक्रम तय किए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को गढ़वाल संसदीय सीट के अंतर्गत कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का 17 अप्रैल को टिहरी सीट के अंतर्गत चकराता और फिर साहसपुर में रोड शो का कार्यक्रम निर्धारित है। आज 15 तारीख है और कल जो है आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी कोटद्वार में वो अपनी सभा करने वाले हैं। परसों अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, वो चकराता में अपनी जनसभा करने वाले हैं। मुझे लगता है आखिरी दौर में जमीनी कार्यों के लिए, संगठन से जुड़े हुए कार्यों के लिए भाजपा जानी जाती है। घर घर जाना है, पन्ना प्रमुखों के साथ बैठना है, घर घर बैठक करनी है, पर्चियां जानी है, सभी तरह के संपर्क जो एक आखिरी समय पर होते हैं, ये आगे आने वाले 3-4 दिनों में हमारे बीच में होने वाले हैं और मुझे लगता है समय आ गया है कि हम सुनिश्चित जीत को अभूतपूर्व जीत की तरफ ले जाए और उसे एक बेहतरीन मार्जिन के साथ हम 5 लोकसभा सीट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।